जो है उसकी ओवरडोजिंग को एसिडामिनोफेन की ओवरडोजिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, इसे कंटिन्यू करते हैं। तो एसिडामिनोफेन ओवरडोज जब हो जाती है तो उसका एंटीडोट जो है एन एसिटाइल सिस्टीन, जिसको हम नैक भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसको यूज करवाया जाता है। और उसको यूज करवाने का पर्पस क्या होता है कि वो उसके जो लीवर डैमेज करने का जो इफेक्ट है ओवरडोजिंग की वजह से ऑफ एसिडामिनोफेन, उसको वो रिवर्स करता है। ए पेशेंट ingests a large dose of acetaminophen, मीन्स की ओवरडोजिंग हो गई। NAC is administered to prevent liver damage। ओके, तो इससे हमें आइडिया हुआ कि एसिटामिनोफेन ओवरडोजिंग अगर हो जाती है तो उससे क्या होता है, लिवर डैमेज हो रहा होता है। जिसको प्रिवेंट करने के लिए हम एज अ एंटीडोट नैक को यूज करवाते हैं। नेक्स्ट है वारफेरिन ओवरडोज। वारफेरिन ओवरडोजिंग का इसका भी आपने एंटीडोट बिल्कुल सोशल मीडिया वगैरह पर या कहीं पे थ्योरी में पढ़ते हुए प्रोमिनेंट देखा होगा इसको। वारफेरिन का जो एंटीडोट है वो है विटामिन के। ये है वारफेरिन का। अब विटामिन के जो हमने यूज करवाया एज एंटीडोट, सॉरी, विटामिन के इन केस ऑफ वारफेरिन ओवरडोजिंग, तो विटामिन के क्या जाके अंदर बॉडी में करेगा कि उसका जो इफेक्ट है वारफेरिन का उसको रिवर्स करेगा। और वारफेरिन का इफेक्ट क्या है, वो है एंटी कोएगुलेशन, जिसकी वजह से क्या होगी कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होगी पेशेंट में, जिसमें वारफेरिन की ओवरडोजिंग हो जाएगी। तो क्या होगा, हम विटामिन के उसमें एडमिशन करेंगे, वो जाके कोएगुलेशन करवाएगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। और इस तरह वारफेरिन का जो इफेक्ट है उसको रिवर्स कर दिया जाएगा बाय यूजिंग विटामिन के एज एंटीडोट इन दैट स्पेसिफिक केस। नेक्स्ट है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी या डिजॉक्सिन ओवरडोज। डिजॉक्सिन जो है इसके बारे में आपको बताता चलूं कि ये हाई अलर्ट मेडिकेशन में भी आती है, इमरजेंसी मेडिकेशन। मीन्स कि ये बहुत एक एहतियात के साथ यूज करने वाली मेडिसिन है। हाई अलर्ट मेडिकेशन या रेड अलर्ट मेडिकेशन भी बोला जाता है इनको, उसमें ये आती है। क्योंकि इसका जो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है या थेरेप्यूटिक विंडो है, जो लास्ट क्लासेस में मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका कि एक रेंज होती है। लेट्स सपोज मेरे पास अगर इस डिजॉक्सिन की बात कर लेते हैं, डिजॉक्सिन है मेडिसिन, उसकी एक रेंज होती है। मैं एक वैसे फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं बता रहा, कि इसकी जो एक थेरेप्यूटिक आउटकम मिलता है हमें, ऑप्टिमम ऑप्टिमम थेरेप्यूटिक आउटकम मिलता है, वो मिलता है 15 mg to 25 mg, लेट्स सपोज। तो ये जो 15 mg to 25 mg की एक रेंज है, ये इसका थेरेप्यूटिक विंडो या थेरेप्यूटिक इंडेक्स कहलाता है। अगर 15 से बिलो जाएगा तो क्या होगा, मतलब लोअर जो रेंज है, रेंज में लोअर लिमिट है 15, उससे अगर बिलो जाएगा तो अंडर उसमें चला जाएगा, अंडर थेरेप्यूटिक इफेक्ट की तरफ। और अगर हाई की तरफ जाता है, लेट्स सपोज अगर हाई रेंज है, सॉरी हाई लिमिट है रेंज में 25 mg, तो उससे अगर एक्सीड करता है 26 की तरफ, तो वो जाएगा टॉक्सिसिटी ओवरडोजिंग की तरफ। तो डिजॉक्सिन इज वन ऑफ medications or drugs that fall under high alert or red alert medications and emergency drugs। ओके, उसके इसमें हम देख लेते हैं कि इसकी डोजिंग अगर, क्योंकि इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ना वो बहुत मैं बोल सकता हूँ कि लेथल कंडीशंस प्रोड्यूस करने वाले होते हैं। बहुत हार्मफुल साइड इफेक्ट्स हैं इसके, या एडवर्स रिएक्शन जो इसकी ओवरडोजिंग, इवन के इसकी थोड़ी सी अगर फ्लक्चुएशंस हो जाएं डोज में, रेंज से अगर सब थेरेप्यूटिक चला जाए, वो तो एक चलो क्या है कि हमें थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं मिल सकेगा। लेकिन इन केस अगर टॉक्सिसिटी ओवरडोजिंग हो जाए अपर रेंज से, अगर अपर लिमिट से अगर ये एक्सीड कर जाए, तो बहुत ज्यादा एक अलार्मिंग कंडीशन होती है वो। अब इसके देख लेते हैं, क्योंकि ब्रेडिकार्डिया और हार्ट अरेस्ट जैसे जो है वो इफेक्ट जो है वो ये प्रोड्यूस करवाती है। तो अब वो तो बहुत साफ जाहिर है, अब अगर हार्ट जैसा ऑर्गन अरेस्ट हो जाए, उसका फेलियर कॉज हो जाए, तो बंदा ही बस वहीं पे चला जाएगा इस दुनिया से। डिजॉक्सिन इम्यून फैब, डिजी फैब या डिजी बाइंड भी इसको बोलते हैं। बेसिकली मैकेनिज्म इसके पीछे ये है कि डिजॉक्सिन के साथ जाके ये जो एंटीडोट है डिजॉक्सिन इम्यून फैब, ये उसके साथ जाके बाइंड हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, उसको फ्री फॉर्म में बॉडी के अंदर नहीं रहने देगा। फ्री फॉर्म में इसलिए नहीं रहने देगा कि वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाए और हार्ट तक नहीं पहुंच सके, और इस तरह की जो ब्रेडिकार्डिया और ये जो इफेक्ट्स हैं, हार्ट अटैक और उसके अलावा कार्डियक अरेस्ट, इनको जो है वो अकर होने से प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
हेपेरिन ओवरडोज है। हेपेरिन क्यों यूज की जाती है, आप लोगों में से कोई बता सकता है जल्दी से फास्टली, चैट बॉक्स में या अपना माइक ऑन करके। एग्जैक्टली exactly. एंटीकोएगुलेंट के तौर पर यूज करवाया जाता है। आप लोगों ने अक्सर, सॉरी अक्सर, मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है अक्सर भी देखा हो, लेकिन आपने आपका एक्सपोजर कभी हुआ होगा ऐसा कि आप हॉस्पिटल साइड में गए और किसी पेशेंट को देखा, या आपके अपने रिलेटिव ने, उसके साथ आप गए एज अटेंडेंट, उसको ड्रिप वगैरह लगनी है, आईवी लाइन जो है वो मेंटेन करनी है, उसमें नर्सिस ने उन्होंने आपसे बोला कि ये जो है ना, ये आप कुछ चीजें हैं ये लेके आए हैं, जिसमें नॉर्मल सलाइन होता है एक पानी की तरह का, उसके अलावा अपने पास कैनोला होता है, उसके अलावा स्टॉपर होता है। तो स्टॉपर जो बेसिकली है उसमें उसकी जो नीडल होती है, उसके उसके साथ जो है वो हैपेरिन लगा होता है। वो क्यों होता है कि उस नीडल से जो है वो, क्योंकि वो एक जो अपना आईवी लाइन की जो पाइप होता है वो उसमें उसने रन करना है, उसने फ्लो करना है, तो उस फ्लो को आसान करने के लिए वो जो ब्लीडिंग है, अगर उसको ब्लीडिंग अगर मतलब उसमें आसानी होगी, तो तभी जो है वो उसमें फ्लो कर सकेगा, वो जो फ्लूइड आ रहा है वो उसमें आएगा। सही है, तो इस ब्लीडिंग को आसान करने के लिए जो है वो हेपेरिन यूज करवाया जाता है उस टॉपर के साथ। सही है। अगर उसकी ओवरडोजिंग हो गई तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। सही है। तो इस वजह से जो है हम क्या यूज करते हैं एज एंटीडोट, प्रोटामीन सल्फेट। प्रोटामीन सल्फेट क्या करता है बेसिकली, उसकी कोएगुलेशन करवा देता है। अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो ब्लड के क्लॉट्स वगैरह कोएगुलेंट्स बना देता है, क्लम्प्स वगैरह बना देते हैं। सही है। तो इस तरह हेपेरिन का जो इफेक्ट है उसको रिवर्स कर दिया जाता है बाय यूजिंग प्रोटामीन सल्फेट एज एंटीडोट। नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट ओवरडोज। अच्छा, जितनी भी मेडिकेशंस हैं ये सारी इमरजेंसी मेडिकेशंस हैं, इनको सिर्फ इमरजेंसी कंडीशंस में ही यूज किया जाता है। इनको डेली लाइफ में एज अ ओटीसी मेडिसिन बिल्कुल यूज नहीं किया जाता। ईआर में यूज की जाती है, इमरजेंसी जो वार्ड वगैरह होता है वहां पर, इसमें इमरजेंसी कंडीशन वगैरह होती हैं। खैर मैग्नीशियम सल्फेट ओवरडोज अगर हो जाए तो उस केस में एज एंटीडोट हम कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज करवाते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट फॉर एक्लैम्प्सिया शोज साइंस ऑफ ओवरडोज। ये एक कंडीशन है एक्लैम्प्सिया, उसको ट्रीट करने के लिए बेसिकली एक प्रेग्नेंट वुमेन ने यूज किया अपना मैग्नीशियम सल्फेट, लेकिन किसी वजह से उसकी ओवरडोजिंग हो गई उस पे वुमेन में। तो इस चीज को टैकल करने के लिए क्या किया जाता है, एज एंटीडोट कैल्शियम ग्लूकोनेट को यूज करवाया जाता है, जो कि उसके इफेक्ट को काउंटरएक्ट करता है, उसके अगेंस्ट काम करता है, उसके इफेक्ट को रिवर्स करवाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनो फॉस्फेट पॉइजनिंग। बिल्कुल। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग जो है वो क्या होता है कि पेस्टिसाइड्स वगैरह जो स्प्रेज वगैरह हो रही होती हैं, किसी अगर आप लोग गए हो कभी ऐसे एरियाज में, फील्ड्स वगैरह में, क्रॉप साइड पे, तो वो स्प्रे उस पे कर रहे होते हैं ना फसलों पर। तो क्या होता है कि अगर वो, उसने खुद बंदे ने भी, आपने देखा होगा, मास्क वगैरह पहना होता है कि वो किसी गलती की वजह से उसको इनहेल ना कर ले। उस पेस्टिसाइड में ऑर्गेनोफॉस्फेट्स वगैरह होते हैं। फॉस्फेट का नाम तो आपने वैसे ही सुना होगा। ऑर्गेनो इसलिए बोला जाता है कि वो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, वो जो एक बोल सकते हैं जानवरों के ही वेस्ट से ही उसे गेन किया जाता है, और ऑर्गेनिक मटेरियल से ही। तो उसी वजह से उसको ऑर्गेनोफॉस्फेट बोला जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल प्लस उसमें फॉस्फेट भी होता है, जिसकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स है बेसिकली ये, complex of combination of organic material and plus phosphate। तो ऑर्गेनिक ऑर्गेनोफॉस्फेट इनको बोला जाता है। कॉन्जुगेट भी बोल सकते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। तो ये, तो इसकी अगर ओवरडोजिंग वगैरह हो जाए तो क्या होता है कि सांस लेने में दुश्वारी आती है। सही है। क्योंकि ये एक जहरीला मवाद के तौर पर ये समझा जाता है, और वाकई होता है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन टाइप कंडीशन हो सकती है, जो भी लास्ट हमने उसमें भी पढ़ा था, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। किस में पढ़ा था, बता सकता है कोई अभी जल्दी से? सर मॉर्फिन में। बिल्कुल।
ओपियोइड जो ड्रग्स हैं उनमें। नेक्स्ट है हमारे पास हाँ, इसको देख लेते हैं। ए फार्म वर्कर एक्सपोज्ड टू ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स डेवलप सिम्टम्स। सही है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जैसे सिम्टम उसके अंदर आ गए, प्रोड्यूस हो गए, क्योंकि वो जो है ना उसका एक्सपोजर हो गया ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स से, जिसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट थे, और उनकी पॉइजनिंग हो गई, उसके अंदर ओवरडोजिंग हो गई। तो एट्रोपिन एंड प्रोलिडॉक्सिन आर गिवन टू ट्रीट पॉइजनिंग, ये उसके इफेक्ट को जाके रिवर्स करेंगे, जिसकी वजह से वो बंदा जो है उसको इमरजेंसी कंडीशन से टूवर्ड नॉर्मल कंडीशन जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसको बहाल कर दिया जाएगा। साइनाइड पॉइजनिंग, साइनाइड भी एक एक बेसिकली ये एक एलिमेंट है, सही है। और इसकी अगर पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है तो इसमें क्या होता है कि ब्लड में अगर इसकी कंसंट्रेशन या इसकी अमाउंट क्वांटिटी वगैरह इंक्रीज हो जाए तो उसके बहुत हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं। तो इसके ओवरडोजिंग को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, एज अ एंटीडोट हमारे पास यूज करवाया जाता है हाइड्रोक्सी कोवैलामिन, या सोडियम नाइट्रेट, या सोडियम थायोसल्फेट। इनको यूज करवाया जाता है। ए फायर विक्टिम इज सस्पेक्टेड ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। फायर विक्टिम, अब ऐसे कोई मटेरियल जल रहा है जिसमें साइनाइड था, उससे अगर एक्सपोज हो गया कोई ऐसा बंदा, नॉर्मल बंदा, और उस काफी टाइम तक उसका एक्सपोजर रहा उस एरिया में साइनाइड के साथ, तो वो उसके अंदर इनहेलेशन के थ्रू अंदर जाएगा साइनाइड, और उसके ब्लड सर्कुलेशन में एंटर हो जाएगा, और जिसकी वजह से उसकी ब्लड सर्कुलेशन में उसके अगर क्वांटिटी कंसेंट्रेशन अगर इंक्रीज होता गया तो वो एक पॉइजनिंग ओवरडोजिंग की कंडीशन की तरफ चला जाएगा, मूव करेगा। तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए एज एंटीडोट यूज करवाया जाता है हाइड्रोक्सीकोबालामिन, सोडियम नाइट्रेट, या फिर सोडियम थायोसल्फेट। इनमें से कोई एक भी यूज करवाया जा सकता है अकॉर्डिंग, डिपेंडिंग ऑन द सेवेरिटी ऑफ द कंडीशन, या फिर इन सबको कॉम्बिनेशन में भी यूज करवाया जा सकता है, अगेन डिपेंडिंग ऑन द severity ऑफ कंडीशन। एंटीकोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी में देख लेते हैं कि जो टॉक्सिन होता है वो एंटीकोलिनर्जिक एजेंट ड्रग्स होती हैं। कोई नाम बता सकते हैं आप में से? कोई एक बंदा बता दे कोई एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स कौन सी होती है, फार्माकोलॉजी अगर रीड कर लिया है आपने। चले, फिर इसको क्वेश्चन आंसर उसमें डिस्कस करेंगे सेशन में। एंटी कोलिनर्जिक में आ जाता है कि ऐसे एजेंट्स, इनकी अगर एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स की अगर ओवर पॉइजनिंग, सॉरी ओवर डोजिंग या पॉइजनिंग वगैरह हो जाए तो फाइजोस्टिगमिन एक हमारे पास एंटीडोट है। ये भी बेसिकली एक मेडिसिन ही है, इसको एज एंटीडोट यूज करवाया जाता है इन केस ऑफ एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स ओवरडोजिंग, टॉक्सिसिटी और पॉइजनिंग। A patient with anticholinergic toxicity from an overdose of diphenhydramine। ओके, ये अभी नाम यहाँ पे सामने आ गया हमारे। डाइफेनहाइड्रामीन एक एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन या ड्रग है या एजेंट है। इसकी अगर ओवरडोजिंग हो जाती है तो क्या हो जाता है, क्या करना पड़ता है, फाइजोस्टिगमेन को एज अ एंटीडोट यूज करवाया जाता है इसके सिम्टम्स को रिवर्स करने के लिए। ओके, यहाँ तक ये हमारा टॉपिक था। इसके बाद हम उसी स्लाइड्स की तरफ आते हैं वापस, जिसमें हमने लेबोरेटरी टेस्ट एवेल्युएशन को डिस्कस करना है। बेसिकली वो इसलिए मैंने अभी फिलहाल स्किप करवाया था क्योंकि वो उसमें ना बिल्कुल जो एबीसी जो है ना वो टाइप उस तरह का टॉपिक है, क्योंकि उसमें डेप्थ में जाना ही जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे हमारे पास सीबीसी होती है, कंप्लीट ब्लड, उसमें काउंट टेस्ट वगैरह होता है जिसमें ब्लड सेल्स की काउंट जो है वो उसकी रिजल्ट वगैरह हमारे सामने आता है ब्लड सैंपल के थ्रू। उसके अलावा एलएफटीज हैं, लीवर फंक्शनिंग वगैरह को जज करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। तो स्पेसिफिकली हर एक को सेपरेटली अगर डिस्कस करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए मैंने जो फिलहाल जो है उसमें फिर वो टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम टेकिंग है काफी, तो अभी हम पॉसिबल नहीं था हमारे लिए उसको डिस्कस करना। तो फिलहाल मैंने उसके जो बेसिक्स हैं, एबीसीज टाइप बिल्कुल सादे से, वो डिस्कस किए हैं। उसको हम एक बार देख लेते हैं जल्दी से, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ मूव करेंगे। और आज के हमारे सेशन का जो मेन जो एम है, पर्पस है, वो वही है कि क्वेश्चन आंसर सेशन हमने
कंडक्ट करना है और प्रॉपर करना है। आप लोग कंप्रोमाइज कीजिएगा, अगर थोड़ा डिले हो जाता है तो आप लोग कंटिन्यू करिएगा मेरे साथ। वो लाजमी है, अगर क्यूरीज वगैरह क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे तो टॉपिक जो है वो जितना भी उसको मैं बोल लूँ, आप यहाँ पे बैठ के टाइम उस पे लगाते रहें तो समझ अच्छे से नहीं आता। तो काइंडली वो स्लाइड जो है उस वाली वो शेयर कर दें स्क्रीन पर। बिल्कुल। लेबोरेटरी टेस्ट एवेल्युएशन क्यों परफॉर्म करते हैं हम टेस्ट वगैरह कोई भी लैब टेस्ट? क्योंकि हमने डायग्नोस करना होता है किसी डिजीज को, उसका डायग्नोसिस हमें चाहिए होता है, तभी हम जो है वो लैब टेस्ट वगैरह परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऐसी डिजीजेस जिनका डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका होता है, कॉम्प्लेक्स बन चुका होता है, डॉक्टर्स वगैरह के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि उसको डायग्नोस करें बीमारी क्या है इस बंदे को। तो इस स्टेप पर जब बंदा पहुंचता है, इस नहज पर पहुंचकर यही एक जो हमारे पास ऑप्शन या सोल्यूशन होता है वो ये होता है कि उसका टेस्ट परफॉर्म करवाया जाए, लैब टेस्ट। अब वो डिपेंड करता है कि वो ब्लड बोर्न डिजीज को अगर डायग्नोसिस है, करवाना है, तो वो ब्लड सैंपल से होगा। कोई ऑर्गन है जैसे एलएफटी वगैरह, उसमें भी फिर यूरिन वगैरह भी आ जाता है, यूरिन एज अ सैंपल यूज करवाया जाता है, ब्लड भी यूज करवाया जाता है। तो फिर जो सैंपल है या जिसे हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक टेस्ट। जिस तरह की बीमारी उस तरह का टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा, ये आपने इसमें देखना है अभी, जिसको हम स्पेसिफिसिटी भी बोलते हैं। अभी इसमें सेकंड पॉइंट है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट्स इन लेबोरेटरी टेस्ट इवेल्युएशन। सबसे पहले आ जाता है सेंसिटिविटी। किसी भी टेस्ट की वो एबिलिटी जिस मतलब ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से वो करेक्टली आइडेंटिफाई कर सके ऐसे इंडिविजुअल्स जिनमें वो डिजीज है, तब उसमें कोई एरर या इस तरह के चांसेस ना हो। सेंसिटिविटी ये हो गई कि पेशेंट के अंदर लेट्स सपोज सस्पेक्ट जो है, अभी अभी तक तो पेशेंट नहीं है वो जब तक डायग्नोस नहीं हो जाता। सस्पेक्ट के अंदर जब तक जो है वो मतलब एक अंडरस्टूड सी बात है कि उसमें वो एक डिजीज जो है वो अकर कर रही है, वो अभी प्रोग्रेशन में है, प्रेजेंट है, सही है, या वो जिस टेस्ट को हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो पॉजिटिव है, ट्रू पॉजिटिव है, सही है। तो उस में लाजमी तौर पर उसका जो रिजल्ट है उसको कंफर्म करने के लिए जो हमने टेस्ट परफॉर्म किया उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आना चाहिए। ये होती है सेंसिटिविटी, सही है। अब इसको मजीद हम बाकी पॉइंट डिस्कस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। स्पेसिफिसिटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ ए टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स विदाउट द डिजीज। सही है। अब स्पेसिफिकली स्पेसिफिसिटी क्या होगी कि उस टेस्ट ने स्पेशली या सेंसिटिविटी दी उस पेशेंट्स को ही का रिजल्ट ही पॉजिटिव दिया जिनमें वाकयातन वो बीमारी थी, सही है। अब ये सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी दोनों की आपको समझ आ चुकी होगी कि वो टेस्ट जो है वो सिर्फ सेंसिटिव ही उसी उन्हीं पेशेंट के लिए था या उन्हीं पेशेंट में पॉजिटिव आउटकम दे रहा था, पॉजिटिव रिजल्ट शो कर रहा था जिनमें वाकईतन वो बीमारी थी, ये और उसने टेस्ट ने कंफर्म कर दी। ये और स्पेसिफिसिटी यही है कि उसने जो इसमें एक बॉर्डर लाइन क्रिएट कर दी कि जिन पेशेंट्स में वो बीमारी नहीं थी, ये उनमें वो जो टेस्ट है उनमें नेगेटिव ही रिजल्ट शो करेगा हर सूरत में। और जिनमें वो बीमारी पाई जाती है उनमें हर सूरत में 100% वो उसको क्या बोलते हैं पॉजिटिव रिजल्ट में ही शो करेगा, सही है। नेगेटिव और पॉजिटिव का शायद आपको कॉन्सेप्ट होगा इन इन केस ऑफ टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट इवेल्युएशन। इंटरप्रिटेशंस आपने इससे पहले आई थिंक सो की होंगी कि नेगेटिव अगर लिखा आता है कि वो बीमारी उस पेशेंट में नहीं है, सही है। पॉजिटिव लिखा आता है तो उसका मतलब होता है कि ये बीमारी उस बंदे में है जो अंडर कंसिडरेशन है जो बीमारी, सही है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इस सेंस में मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। उसके बाद है पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू एंड नेक्स्ट है नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू और नेक्स्ट है एक्यूरेसी। इन तीनों को मैं एक साथ ही समझा देता हूँ। पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। अब एक टेस्ट है, उसकी जो एक एबिलिटी है वो किस तरफ जा रही है, मतलब वो प्रोबेबिलिटी क्या शो कर रही है कि वो पॉजिटिव रिजल्ट है उस पेशेंट के टेस्ट का, जो टेस्ट परफॉर्म किया गया और जो रिजल्ट आए वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए। इस तरह की जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब एक कोई टेस्ट होगा
वो अंडरस्टूड है कि वो जो है वो इतने परसेंट चांसेस है कि वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। सही है। कि हम अगर लेट्स सपोज कोई सीबीसी परफॉर्म कर रहे हैं, सही है, और हमें है कि माइंड में कि हमने एक परसेप्शन सा बनाया होगा, या कोई साइंटिफिक या क्लिनिकल बेसिस के ऊपर भी हमारे साथ पास कुछ ऐसी अजम्पशंस हैं, कोई हाइपोथेटिकल थ्योरी बेस्ड है, जिसकी बेस पे हम बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज हो सकती है। सही है। और उसको कंफर्म करने के लिए हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो उस टेस्ट को, कोई ऐसा टेस्ट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी ये ज्यादा होगी कि वो पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगा। तो वो होगी उसकी पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, कि वो प्रिडिक्टेबल है कि वो पॉजिटिव रिजल्ट ही शो करेगा। कोई ऐसा टेस्ट होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा ये होगी कि वो नेगेटिव रिजल्ट शो करेगा। इस तरह के ये फिर ये बेसिकली टेस्ट जो होते हैं वो उनमें टाइम के साथ साथ जो है वो उसमें होता रहता है अपना, क्या बोल सकते हैं, इंटरवेंशंस होती रहती हैं। और इस तरह की चेंजेस जो है वो आती रहती हैं अकॉर्डिंग टू द एडवांसमेंट, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द टेस्ट। ये जिस टेस्ट के लिए हमने जिस डायग्नोसिस के लिए, स्पेसिफिक डायग्नोसिस के लिए टेस्ट को यूज किया है हमने, या उसको परफॉर्म करवाना है, उसके अकॉर्डिंगली फिर उसमें चेंजेस या एडवांसमेंट जो है वो एडिशंस या फिर ओमिशंस वगैरह परफॉर्म कर दी जाती है। कि ये एक स्टेप जो है वो उसको इसमें से निकाल देना है इस टेस्ट के परफॉर्म करते हुए, ये एक स्टेप है एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। तो ये जब आपका इंशाल्लाह, ये बेसिकली जो एक टॉपिक इसमें इंक्लूड किया गया है वो जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं उनके लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप फार्मासिस्ट आप इसको अंडर एस्टिमेट करेंगे। ये आपका एक प्लस पॉइंट होगा अगर आप इन सबको जानते हैं तो। अगर आपको इनका आइडिया है, आप सीबीसी, एलएफटीज, इन सबको इवेलिएट कर सकते हैं। इवन कि आप डायग्नोसिस की तरफ जा सकते हैं अगर आपको ये टेस्ट इवेल्युएशन बहुत अच्छे से आती है। और उसकी ये जो एबीसीज वगैरह है ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट कभी इंशाल्लाह चांस बना तो फिर स्पेसिफिकली हर एक टेस्ट को सेपरेटली इंडिविजुअली हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे। एक्यूरेसी होती है द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ ए टेस्ट टू करेक्टली क्लासिफाई इंडिविजुअल्स एज हैविंग और नॉट हैविंग द डिजीज। एक बॉर्डर लाइन क्रिएट कर देगा। वही स्पेसिफिसिटी की तरफ भी आ गया, ये भी एक उसी सेंस में ही आता है एक्यूरेसी भी, कि ऐसे इंडिविजुअल जिनमें वो पॉजिटिव रिजल्ट होगा वो, या जिनमें डिजीज है वो एक साइड, और जिनमें नहीं है डिजीज वो एक साइड। तो इस तरह की जो बॉर्डर लाइन है वो भी क्रिएट हो जाएगी एक्यूरेसी अगर उस टेस्ट में है। तो ये जो है वो कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं टेस्ट इवैल्यूएशन में। सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, एक्यूरेसी। इसमें मैं खुद भी समझता हूँ कि आप लोगों को कुछ जो है वो कंफ्यूजन होंगी। बाकी हम इंशाल्लाह इसको उसमें कवर करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन में। मजीद आपकी अगर कंफ्यूजन वगैरह है। नेक्स्ट है स्टेप्स इन इवेल्युएटिंग ए लेबोरेटरी टेस्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले तो आपको ये समझना है, जिसमें जिसको उसने नाम दिया है क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट। आप टेस्ट, कोई भी टेस्ट आप परफॉर्म किस वजह से कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, उस चीज को पहले आपने समझना है। उसमें ये होता है कि वो किस बंदे के लिए परफॉर्म किया जा रहा है, उसमें बीमारी क्या है, किस बीमारी के लिए परफॉर्म किया जा रहा है। कि सीबीसी जो है वो कोई उसके जो ब्लड सेल काउंट है वो कम हो गया है या ज्यादा हो गया है, उसका उसका आइडिया लगवाने के लिए, कंफर्म करवाने के लिए आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का आपके पास ये प्री रिक्विजिट्स में आ जाता है, ये प्री जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं टेस्ट परफॉर्म करने से पहले की। सही है। तो उनमें सबसे पहले जो है उन स्टेप्स में आ जाता है हमारे पास प्री रिक्विजिट्स। उसमें हमने टेस्ट का पर्पस जानना होता है, उस पेशेंट को, इंडिविजुअल पेशेंट, स्पेसिफिक पेशेंट की हिस्ट्री को पहले जानना होता है, उसको क्या मसाला है, क्या डिजीज है। वो हमने सब कुछ एक पर प्रॉपर मैनर में, कंप्लीट मैनर में सबको स्टडी करना होता है, अंडर कंसिडरेशन रखना होता है। तब हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। हाँ, अब हमने देख लिया कि पर्पस ऑफ टेस्ट क्या है, फिर हमने देखना टेस्ट एक्चुअली कौन सा परफॉर्म करना है, और उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसी हैं। उसकी जो यही करेक्टरिस्टिक जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, कि वो सेंसिटिव कितना ज़्यादा है, उसकी स्पेसिफिक कितना है, उसकी पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू कितनी है, उसकी नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू कितनी है, और वो उसकी एक्यूरेसी कितनी है। ये सब उसकी करेक्टरिस्टिक्स भी हमने देखनी है।
तो ये कंसीडर करनी होगी। अभी आपको शायद इस तरह आइडिया हो गया होगा इस पॉइंट से कि वो सब जो पॉइंट्स थे वो क्या थे ऊपर की कॉन्सेप्ट्स। सेंसिटिव कितना है वो, सही है, स्पेसिफिक कितना है, ये सब बेसिकली एक्यूरेसी की तरफ ही जाने के लिए ये जो चीजें हैं, ये टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको यूज किया गया है यहाँ पे। इन शॉर्ट वर्ड्स, इन सिंगल वर्ड अगर मैं बोलूँ, तो एक्यूरेट कितना है वो टेस्ट, क्योंकि हमें एक्यूरेसी से मतलब है हमें एग्जैक्ट या एक्यूरेट जो डायग्नोसिस है वो चाहिए। सही है, तो ये कुछ सेंसिटिव वो कितना है, वो स्पेसिफिक कितना है, उसकी पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू कितनी है, उस टेस्ट की नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू कितनी है, और अल्टीमेटली एट द एंड फाइनली हमने देखना है वो एक्यूरेट कितना है। सही है। रेफरेंस स्टैंडर्ड, बिल्कुल। अब हमने उसकी करेक्टरिस्टिक, फर्स्ट है पर्पज ऑफ टेस्ट, उसके साथ साथ पॉपुलेशन बीइंग टेस्टेड उसको अंडर कंसिडरेशन रखना है, डिफरेंट पैरामीटर्स अभी डिस्कस किए मैंने आपसे। नेक्स्ट जो स्टेप है, टेस्ट जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उसकी करेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं। नेक्स्ट जो है, अब टेस्ट परफॉर्म हो गया, लेट्स सपोज, तो उसमें हमने क्या देखना है कि हमने स्टैंडर्ड के साथ उसको कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड या रेफरेंस जिसे हम बोलते हैं। सही है, उसके साथ हमने उसको कंपेयर करना है। जैसे सीबीसी में अक्सर आप लोग देखते होंगे कि रेड ब्लड सेल का काउंट जो बंदे में टेस्ट किया गया, जो रिजल्ट आया टेस्ट का, उसमें इतने काउंट है, उनका नंबर है सेल्स का। लेकिन जो एक नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल रेंज है, नंबर ऑफ रेड सेल्स इन इन एन हेल्दी पर्सन, एडल्ट पर्सन या हेल्दी पर्सन, उसमें कितनी है। तो वो जो एडल्ट का है, सॉरी, जो हेल्दी पर्सन का है, नॉर्मल पर्सन का है, इसमें कोई बीमारी नहीं है, इसमें कोई सेल काउंट आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं हुआ, उसके रेफरेंस, उसको रेफरेंस या स्टैंडर्ड के तौर पर यूज करके उसके साथ हम कंपेयर करते हैं जो कि हमने इस बंदे के टेस्ट, जिस बंदे का टेस्ट परफॉर्म किया उसके नंबर ऑफ सेल्स को। तो वो जो नंबर ऑफ सेल जो रेफरेंस रेंज होती है वो होती है स्टैंडर्ड या रेफरेंस रेंज, ये जिसके साथ हम कंपैरिजन परफॉर्म कर रहे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इसे, जो भी टेस्ट होता है उसमें रेफरेंस, चाहे वो एलएफटीज के बारे में हो, लीवर फंक्शनिंग में जो डिफरेंट एंजाइम्स वगैरह होते हैं उनकी क्वांटिटी, ये वो सब कुछ, और उसके साथ सामने लिखा होता है अपना रेफरेंस रेंज कितनी है। जब कंपेयर करके फिर जो है वो एक आउटकम हमारे सामने आता है कि आया कि जिस बीमारी के लिए हम इसको देख रहे थे, कंफर्म कर रहे थे जो बीमारी, वो उसमें है कि नहीं है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ओके। उसके बाद है इंटरफेरेंस एंड लिमिटेशंस। बिल्कुल नेक्स्ट जो इसमें स्टेप आता है वो इन चीज को इवेलुएट करना होता है कि आया कि जब टेस्ट, जैसे ब्लड सैंपल अगर हमने कलेक्ट किया किसी पेशेंट से, किसी लैब टेक्नीशियन ने उसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करने के लिए ब्लड टेस्ट उसने कलेक्ट किया, तो उसमें फिर सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, इंटरफेरेंस हो सकती है उस लैब टेक्नीशियन की या कोई किसी और हेल्थ केयर प्रोवाइडर की, क्योंकि अब उसको सैंपल कलेक्ट करना फिर उसको ट्रांसफर करना फ्रॉम वार्ड या इमरजेंसी टूवर्ड द लैब, जहाँ पे वो बेसिकली, अक्सर हॉस्पिटल में ऐसा हो रहा होता है कि जहाँ पे सैंपल कलेक्ट किया जाता है बिल्कुल उसी रूम में या उसी बिल्डिंग में वो जो है उस लैब नहीं होती जहाँ पे टेस्ट परफॉर्म होना है, लैब थोड़े फासले पर होती है। सही है। तो वहां से वहां तक ट्रांसफर करने का जो उसमें कोई इंटरफेरेंस अगर आया या कोई कंटेमिनेशन हो गई, तो इस सब को इंटरफेरेंसेस बोला जाता है। वो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर किसी की तरफ किसी भी तरह की इंटरफेरेंस हो गई अगर, तो वो जो है वो कंटेमिनेट हो जाएगा, तो उसका जो एक असर है वो जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा टेस्ट का उसके ऊपर आएगा। रिजल्ट्स जो है वो सही नहीं आएंगे। पॉजिटिव को हो सकते हैं नेगेटिव बता दे, वो कर दे, टेस्ट में शो करे नेगेटिव हो, लेकिन वो पॉजिटिव बता दे, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव तो एक कहने में बहुत आसान है, लेकिन ऐसी कंडीशंस में बहुत ज्यादा ये वो होती हैं, जिसे बोल सकते हैं हम अंडर कंसिडरेशन, इनको लाजमी रखा जाता है। और बहुत ज्यादा मेरे माइंड में वर्ड नहीं आ रहा, चले खैर इसको बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, इम्पोर्टेंट होती है, इम्पोर्टेंट होती है इनको कंसीडर करना, क्योंकि फिर अगर नेगेटिव आ गया उसके अंदर, पेशेंट के अंदर, तो वो बोलेगा कि मेरे अंदर ये बीमारी नहीं है, तो मैं ट्रीटमेंट क्यों करूं भाई। बस अगर उसके अंदर बीमारी है लेकिन टेस्ट में नेगेटिव आया, वो उसको ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं करेगा, बीमारी जो है मजीद उसकी प्रोग्रेशन सेवेरिटी की तरफ जाएगी। अगर पॉजिटिव आ गया और उसमें बीमारी तो है ही नहीं, सही है, तो फिर क्या होगा कि वो उसको ट्रीट करना शुरू करेगा। अब बीमारी नहीं है तो बीमारी के लिए जो दवाएं इस्तेमाल की जा रही हैं फिर वो अपनी खराबियां पैदा करेंगी, वो भी एक हार्मफुल कंडीशन है। तो ये एक बहुत सीरियस कंडीशन होती है। इस तरह की पॉजिटिव और नेगेटिव बोलने में तो बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअल बेसिस पे इन सब चीज़ों को
फॉलो किया जाता है, इन सब स्टेप्स को फॉलो करवाया जाता है। तो ये इंटरफेरेंसेस नहीं होने चाहिए। सेकंड, इसमें एक टर्म है लिमिटेशन। लिमिटेशंस इन सेंस कि कुछ टेस्ट होते हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई हमने कल्चर टेस्ट करना है। कल्चर टेस्ट का आप लोगों को आइडिया होगा कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह की प्रेजेंस को वो करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कोई टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कोविड 19 और इस तरह के थे। सही है। तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ कोविड 19 वायरस जो है, कोरोना वायरस, सिर्फ उसी को ही वो डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट है वो यूज किया जाता है। स्पेसिफिसिटी में भी आ जाएगा ये, बिल्कुल। स्पेसिफिसिटी भी बोल सकते हैं, लिमिटेशन, लिमिटेड भी बोल सकते हैं इसको। लिमिटेड टेस्ट या स्पेसिफिक टेस्ट, या ये उसकी लिमिटेशन है कि वो उसके अलावा किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट नहीं करेगा, चाहे वो बॉडी में होंगे भी, सही। सही है। लेकिन वो सिर्फ डिटेक्ट करेगा, उसकी लिमिटेशन है, वो लिमिटेड है कि वो सिर्फ वायरस को डिटेक्ट करेगा। उसका रिजल्ट पॉजिटिव देगा इन केस अगर वो प्रेजेंट है बॉडी में, या अगर नहीं है तो वो नेगेटिव देगा। बस ये मतलब वो होगा कि यस और नो वाला मामला है तो यस, नो नहीं है तो नो, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये दूसरी, इसमें कोई कंडीशन ही नहीं होगी कि वो उसमें स्टेफ ऑरियस है या नहीं है, कोई और माइक्रोऑर्गेनिज्म है या नहीं है, तो वो कहानी अलग है। ये लिमिटेड है सिर्फ कोविड 19 तक, कोरोना वायरस तक। ये क्लिनिकल यूटिलिटी। अब क्या होगा कि ये जो स्टेप्स हैं, हमारे पास टेस्ट आ गया, उसके रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। अब हमने उस डायग्नोसिस हमारे सामने आ गया, अब हमने उसको क्लिनिकल पर्पसेस के लिए, क्लिनिकल इन सेंस के ट्रीटमेंट को फॉलो करवाने के लिए, ट्रीटमेंट रन करने के लिए उसको यूटिलाइज करेंगे उस टेस्ट को। क्योंकि डायग्नोसिस हो गया, फिर उसके मुताबिक मेडिकेशन, ट्रीटमेंट प्लान, प्रोटोकॉल, एसओपी, ये सब जो है वो उसमें रन करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो अभी टर्म्स आ रही हैं, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, इनको जरा गौर से देखिएगा। इंडिविजुअल्स विद द डिजीज हु टेस्ट पॉजिटिव, जिनमें डिजीज है और टेस्ट ने भी पॉजिटिव बताया, डिजीज है मतलब वाकईतन है। ऐसा नहीं कि टेस्ट ने बता तो दिया कि पॉजिटिव है लेकिन उसमें है नहीं वो बीमारी। बीमारी है, टेस्ट ने भी पॉजिटिव बता दिया, तो इस रिजल्ट को कहेंगे ट्रू पॉजिटिव रिजल्ट। फॉल्स पॉजिटिव में ये होगा कि पॉजिटिव तो उसने शो कर दिया, कि उसने, टेस्ट ने बताया कि ये इसमें बीमारी है, लेकिन एज सच वो बीमारी उसमें थी नहीं पेशेंट में, तो ये क्या होगा? फॉल्स पॉजिटिव। ट्रू नेगेटिव मीन्स के बीमारी भी नहीं है, टेस्ट ने भी नेगेटिव बताया, सही है, ये होगा ट्रू नेगेटिव। बीमारी नहीं है, सॉरी बीमारी है लेकिन उसने वो बता दिया कि नेगेटिव है, तो ये होगा फॉल्स नेगेटिव। ये इंडिविजुअल विद द डिजीज हु टेस्ट नेगेटिव, बीमारी तो है लेकिन टेस्ट ने बताया कि नेगेटिव है, मतलब बीमारी नहीं है। फॉल्स नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव ये होगा कि बीमारी है और टेस्ट ने भी नेगेटिव बताया, कंफर्म कर दिया कि बीमारी है। इसी तरह ट्रू पॉजिटिव, बीमारी है, टेस्ट ने भी बताया बीमारी है। फॉल्स पॉजिटिव, बीमारी नहीं है लेकिन टेस्ट ने बताया बीमारी है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे जिस तरह से मैं बता रहा हूँ? क्लियर है ना ये? बिल्कुल सिंपल सा है यार। ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव। बीमारी है, पॉजिटिव बता दिया, टेस्ट ने भी बताया बीमारी है, ट्रू पॉजिटिव। बीमारी नहीं है, टेस्ट ने बताया बीमारी है, फॉल्स पॉजिटिव। बीमारी नहीं है, टेस्ट ने भी बताया बीमारी नहीं है, ट्रू नेगेटिव। बीमारी नहीं है, टेस्ट, सॉरी बीमारी है लेकिन टेस्ट ने बताया बीमारी नहीं है, फॉल्स नेगेटिव। सही है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट। साफ जाहिर है डायग्नोसिस के लिए हम इनको परफॉर्म करते हैं, डिजीज मॉनिटरिंग के लिए, कि डिजीज जो हम ट्रीटमेंट प्लान हमारा चल रहा है उसमें जो है वो लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं डिजीज प्रोग्रेशन को देखने के लिए। ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको मॉनिटर करने के लिए कि जो हम ट्रीटमेंट रन करवा रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो किस तरह का आ रहा है। मॉनिटरिंग तो हम पीछे भी हर एक टॉपिक में तकरीबन डिस्कस कर चुके हैं। मॉनिटरिंग में होता ही यही है कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो हमारी जो ट्रीटमेंट चल रही होती है उसी के दौरान ही डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के बाद, स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के बाद वो मॉनिटरिंग के थ्रू उसकी एनालिसिस किया जाता है ट्रीटमेंट का, कि अब हम बिल्कुल राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ट्रीटमेंट में या फिर रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं।
है, क्योंकि फिर फायदा नहीं होगा इतना उसके ऊपर टाइम लगाया जाए, पेशेंट की तरफ से वो एक्सपेंसिव भी हो, फाइनेंशियली भी उसके लिए नुकसान होगा। अगर एक बीमारी को ट्रीट करते हुए ट्रीटमेंट प्लान ही हमारा बिल्कुल राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहा, उसका आउटकम पॉजिटिव नहीं मिल रहा, तो उसको फिर वहीं पे स्टॉप कर दिया जाता है। तो ये किस तरह पॉसिबल होता है उसको डिटेक्ट करना कि क्या वो हम डायरेक्ट सॉरी राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या रॉन्ग डायरेक्शन में, वो मॉनिटरिंग के थ्रू पॉसिबल होता है। सही है। उसके बाद है जी स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग भी बेसिकली उसी से ही रिलेटेड है। स्क्रीनिंग में ये होगा कि वन बाय वन हम उसको एक तो स्पेसिफिकली वो स्क्रीन कर देंगे, डिफरेंशिएट करवा देंगे कि अगर ट्रीटमेंट प्लान अगर हमारा सही नहीं चल रहा, सही है, तो उसमें फिर क्या हो सकता है कि कोई बीमार ड्रग जो है उसकी स्क्रीनिंग करेंगे, आया कि वो इफेक्ट अपना प्रोड्यूस नहीं कर रही या फिर उसके किसी ऑर्गन में कोई इशू हो गया है, तो ये सब हो जाते हैं। अच्छा, फिर ऐसा होता है कि कुछ सिम्टम्स जो है वो बीमारी के शो नहीं हो रहा था, जिसको ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं, बीमारी तो होती है लेकिन सिम्टम्स उसके शो नहीं होते, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं, ऐसी बीमारी को बोला जाता है एसिम्प्टोमेटिक डिजीज या एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन। उसकी स्क्रीनिंग, उसको इवेलुएट करने के लिए एक टेस्ट जो परफॉर्म किए जाते हैं उनकी फिर स्क्रीनिंग की जाती है, लेबोरेटरी टेस्ट की एक एप्लीकेशन में, ये एक स्क्रीनिंग भी एक एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, क्लिनिकल फार्मेसी बेसिक्स का। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, मैंने इसमें अपना बेस्ट दिया। और बिल्कुल डेप्थ में कोर कॉन्सेप्ट जो बेसिक मोस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, एक इवन की एक ले पर्सन तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये है कि एक इंटर के बच्चे को भी अगर मैं ये चीज, काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि उसको समझ आ जाएंगे। और वैसा ही मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ, जिस लेवल पर जाके मैंने आप लोगों को समझाया है, आप लोगों को हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और फर्दर ये है कि अभी आप लोग क्वेश्चंस जो है अपने वन बाय वन माइक ऑन करके या चैट में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं वन बाय वन इंशाल्लाह एक प्रॉपर वे में उसका आंसर दूंगा। सही है, तो लेट्स स्टार्ट आवर today's today's session's most important step, that is question and answers session। स्टार्ट करते हैं भाई, बता दें अपने अपने क्वेश्चंस। सर, मेरा क्वेश्चन है, ये जो हमारे पास इसमें है ना एवेल्यूएशन मैट्रिक्स, तो इसकी जो एप्लीकेशन है ये फार्मासिस्ट के लिए कहाँ पे होती है? मतलब ये इतना ज़्यादा हम लेबोरेटरी टेस्ट पे तो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो इन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे फिर? और पॉजिटिव और नेगेटिव को फिर किस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ये टॉपिक जो है वो बिल्कुल बिल्कुल लास्ट में डिस्कस किया। सही है, एक ये चीज़। सेकेंडली मैंने आपको ये भी बताया, ये भी डिस्कस किया आप लोगों से कि ये बिल्कुल जो एबीसीज हैं लेबोरेटरी टेस्ट इवेल्युएशन में, ये वो है। अच्छा, अब लेबोरेटरी टेस्ट जो एक्चुअल हैं लाइक सीबीसी या एलएफटीज वगैरह इस तरह के, वो एक ब्रॉड रेंज है उनकी, काफी तरह के लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, और एक एक को जब हम डिस्कस करने बैठेंगे तो वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, टाइम कंजप्शन उसमें बहुत ज्यादा होगी। और बहुत ज्यादा उसके लिए सेपरेट एक क्लास, एक सेशन या एक से भी ज्यादा मैं बोलूँगा होने चाहिए उनको डिस्कस करने के लिए। ये जस्ट जो है, तो इसी वजह से ही हमारा बेसिक रोल जो है बीइंग फार्मासिस्ट, वो उनकी उन स्पेसिफिक टेस्ट की इवेल्युएशन ही है। ये पॉजिटिव नेगेटिव मैट्रिक्स वगैरह ये हमारे उसमें नहीं आते, ये लैब टेक्नीशियन वगैरह ये जो वो है उनके लिए। लेकिन फिर भी इन केस इन फ्यूचर अगर हम डिस्कस करते हैं सीबीसी को वन बाय वन इंडिविजुअली